साहित्य का सबसे बड़ा उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहा है, भोपाल आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल। और यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं आपको मिलेंगी, कला साहित्य सभी का एक इकट्ठा समन्वय जो है वो यहाँ पर राजधानी वासियों को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इस आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल के मेंबर श्री राजीव मिश्रा जी हैं, उनसे हम पूरा ये जो फेस्टिवल चल रहा है उसके बारे में समझेंगे, साथ ही जानेंगे स्टोरी टेलिंग भी यहाँ पर होने वाली है तो उसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। सर, वेलकम टू आवर चैनल एंड दिस इज अ वेरी बिग फेस्टिवल, सो व्हाट ऑल थिंग्स people of Bhopal are getting this year new in 2024 in this Bhopal Art and Literature Festival? सबसे पहले स्वदेश देखने वालों को, पढ़ने वालों को मेरा नमस्कार और भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट की फेस्टिवल की तरफ से आपका स्वागत है। आज भी थोड़ा सा फेस्टिवल बाकी है पर कल चैनल देखोगे तो कल भी आ जाना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल एक बहुत अच्छा एफर्ट है भोपाल को एक आइकॉनिक फेस्टिवल देने का। हर शहर में आइकॉनिक फेस्टिवल्स हैं तो ये एक बहुत अमेजिंग सी एक थिंकिंग थी कि भोपाल के लिए कुछ स्पेशल किया जाए, तो वहीं से शुरू होता है भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज हमारे पास करीब करीब 60 सेशंस हैं। दिन में 3 सेशंस हो रहे हैं, एक वक्त में 3 सेशंस हो रहे हैं। टोटल हमारे पास 60 सेशन है। 95 thinkers are here. And when I say thinkers, I say all artists, all authors that you talk about, वो सब लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ नया सोचा, कुछ बदलने की कोशिश की। और ये सारा एफर्ट सिर्फ लिटरेचर और आर्ट का नहीं है, ये एफर्ट है साथ साथ में भोपाल की उस यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करने का, जिंदगी में वो उनको कहानियां बताने का, वो मौके देने का कि पता नहीं उनको कौन सा ट्रिगर कहाँ मिल जाए अपना करियर बनाने के लिए। हम सब किसी ना किसी कहानी से इंस्पायर होके ही कहीं पहुंचे हैं, हमने किसी ना किसी की इंस्पिरेशन मिली है, कोई मोमेंट था हमारी लाइफ में, टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं। हम वो चाहते हैं ये टर्निंग पॉइंट भोपाल की यंग पॉपुलेशन का भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल बने। तो उसके लिए खास इन सारे फेस्टिवल्स के जो भी सेशन चल रहे हैं उनके लिए हमने बहुत मेहनत करके स्टूडेंट्स के लिए कॉन्टेस्ट डिवाइस किया है। तो हर साल हम लोग पोइट्री कॉन्टेस्ट करते थे जिसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चे पोइट्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे 2 लैंग्वेजेस में पोइट्रीज भेजते हैं और वो लोग एक पर्टिकुलर डेट तक उनको भेजना होता है। जैसे इस साल 31 दिसंबर थी तो उन्होंने भेजी, फिर हमने एवेल्युएट की। अब उनको उसमें से हम 40 विनर्स दे रहे हैं, तो विनर्स को मिलेंगी बुक्स, कैश प्राइजेस, सर्टिफिकेट्स। और हमारे यहाँ एक बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता है जिसको हम कहते हैं लाइव पोइट्री परफॉर्मेंस। जो बच्चे पोइट्री कॉन्टेस्ट जीतते हैं ना, हम उनको भारत भवन बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ बुलाते हैं और उनको हम यहाँ पे लाइव रेसिटेशन का मौका देते हैं। उनको स्टेज देते हैं, माइक देते हैं कि आओ अपनी लिखी हुई कविता को सुनाओ। लिखना एक कला है, सुनाना दूसरी कला है। हम दोनों कलाओं का उनको मौका देते हैं। तो कल वहाँ पे यहाँ पे लाइव रेसिटेशन परफॉर्मेंस होने वाला है। आज हमने बच्चों के लिए पेंटिंग कॉन्टेस्ट की है। स्कूल और कॉलेज के बच्चे आए हैं, अपना कैनवस पेंट लेकर आए हैं और पेंटिंग बना रहे हैं और इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है कि मैं तो बता नहीं सकता। मतलब आपको आगे देखना ही पड़ेगा, वो एग्जीबिशन लगी हुई है, कल सारी पेंटिंग्स दिखेंगी तो आप सब लोग आइए और जरूर देखिए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चौपाल में, जैसे हम कहते हैं हमारी स्टोरी टेलिंग प्लेस, जो हमने बिल्कुल एक गांव में जैसे कहानियां सुनाते थे, नानी दादी जैसे गोदी में बैठा के कहानी सुनाती थी, आंगन में घर में बैठ के हम कहानी सुनाया करते थे। पता है हमारी पुरानी जनरेशन कहानियों पे ही चलती थी, कहीं हमने कहानियां सुनाना बंद कर दिया है, वो आर्ट हम भूल गए। तो हमने वही आर्ट रिवाइव करने की कोशिश की है कि ये सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए है। कॉलेज के बच्चों के लिए इसलिए खास है कि एक स्टोरी टेलिंग की जो कला हम इनको सिखा रहे हैं कि अपनी कहानी कैसे सुनाओ। सबकी कहानी होती है तो अपनी कहानी कैसे सुनाओ, अपनी कहानी ऐसे सुनाओ कि कहीं भी मिलो, क्लाइंट से मिलना है, इंटरव्यू में मिलना है, कोई ओकेजन हो, आपकी स्क्रिप्ट वही है ना, उसको कैसे पेश करो, प्रेजेंटेशन चेंजेस, कैसे कहाँ किस इंसान के सामने अपनी कहानी पेश करनी है, कैसे उसको उस सच को इतने अच्छे से पैकेज करके बताना है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो ये इस वक्त हम स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट में है और अगर मेरे दोस्त ये कैमरा इधर घुमाएंगे तो बहुत सारे बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो अगले 15 मिनट में होने वाली है यहाँ पे। तो ये सारे बच्चों को एक टॉपिक दिया गया है, ये सब एक कोई उस पर कहानी सोच रहे हैं और फिर उनको बुलाया जाएगा कहानी सुनाने के लिए। सर, जो स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप भी आपने बताई कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए, ये जो इस तरीके की चीज़ें होती है जिसमें इकट्ठा सेशंस भी चल रहे हैं, द वर्कशॉप भी हो रही है, पोइट्री कॉन्टेस्ट भी हो रही है, तो किस तरीके से यंग जो जनरेशन है उसकी थिंकिंग को क्रिएटिविटी की तरफ इवॉल्व करने में ये फेस्टिवल हेल्प? यार ये ना एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि क्रिएटिविटी को मतलब इवॉल्व ऐसा करना पड़ता है। यार किड्स आर क्रिएटिव, नो, मतलब हर इंसान क्रिएटिव है। वो पता है ना, मतलब मुझे नहीं बताना पड़ता, साइंस है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, कोई लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है, कोई राइट ब्रेन स्ट्रांग है, राइट ब्रेन स्ट्रांग है, जो भी सेंसिटिव इंसान है वो क्रिएटिव है।
राइट? जो भी सेंसिटिव इंसान है वो क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी आती थी सेंसिटिविटी से है। लाइक मेरे हिसाब से तो स्टीव जॉब्स से ज्यादा क्रिएटिव मुझे कोई नहीं लगता। इतना अमेजिंग प्रोडक्ट बना दिया उन्होंने, क्या एक फोन बनाते हैं, क्या क्या बड़ी बात है उसमें, पर इतना खूबसूरत फोन बना दिया, इतना खूबसूरत कंप्यूटर बना दिया, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी की कहीं दबी हुई है वो, और सही वायरिंग बतानी है बच्चे को, वो बताना है आपकी खास बात क्या है, व्हाट इज योर स्पेशल वायरिंग। सो ऑल दीज, ये सारे एफर्ट्स हम इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चों को अपनी खासियत पता चले, और हर एक में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है। So we are in this beautiful Bhopal Literature and Art Festival 2024, and we have with us Raghav Chandra sir, organizer of this festival. So we will have a brief talk with him. So this beautiful, sessions, all sessions are going on, and people are You're liking them? Yes, I am. So what all things are special in 2024 in this festival? Yeah, so there's nothing which is unusual, but there are very many great authors who are participating. There are lots of sessions on environment, diplomacy, international affairs, and on very, very topical themes which are extremely relevant on history, art, heritage, and so on. And I can see that the level of audience participation is exceptionally high. It's very nice to see the city of Bhopal livening up to this kind of provocative intellectual discussion, and I think this is going to be very, very useful for the students of the various colleges in Bhopal as they go up and face life in the real world. And don't you think that these type of festivals, break the barriers between age groups? Because we are seeing Absolutely, they absolutely break the barriers. That's a very relevant point that you've said, because they are great leveling fields where a 10-year-old could be attending and asking a question of a 70-year-old person. A person with no experience could be talking to a person with 40 years of experience, and we saw that. We had the session on West Asia, for instance, where young people were asking Talmiz Ahmad, who's I think 75 years old, about all his experience of having been posted as ambassador to Saudi Arabia, UAE, and so on. So then lots of very, very interesting, stimulating discussions that have taken place. भोपाल आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल में बुक्स की लॉन्चिंग भी हुई है, और हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक ब्रजेश राजपूत जी मौजूद हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे और थोड़ा उनकी किताब जो लॉन्च हुई है उसके बारे में भी समझेंगे, और इस पूरे आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल में किस तरीके का आयोजन है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। सर, आपकी जो बुक है वो लॉन्च हुई, इससे पहले और भी बुक्स आपकी आ चुकी हैं, इस बुक में क्या कुछ खास है, और मेघा परमार पर किताब है चूंकि, तो क्या इसमें खास रहेगा लोगों के लिए? अच्छा, ये किताब एकदम खास है क्योंकि ये एक लड़की के संघर्ष की कहानी है। लड़कियों का संघर्ष लड़कों से कई गुना ज़्यादा होता है हमारे समाज में। गांव की लड़की कैसे निकल के भोपाल आती है, फिर कैसे निकल के कितनी परेशानियां उठा के एवरेस्ट जाती है, क्योंकि एवरेस्ट जाना ऐसा आसान नहीं कि हमने 2 बैग उठाए और जल्दी एवरेस्ट चले गए। उस एवरेस्ट के जाने के पीछे बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है कई साल, और उस एवरेस्ट पर चढ़ने की एक फ़ीस होती है 25 लाख रुपए की। वो सब कैसे इकट्ठा किया जाता है, तो वो सारे संघर्षों की कहानी है जिसका नाम है द एवरेस्ट गर्ल। तो आप जरूर पढ़िएगा। सर, तो किताब लिखने के पहले क्या आपने खुद में मतलब किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की लिखने की? ये दरअसल एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो मैं मेघा परमार को बहुत पहले से जानता था, थोड़ा जानता 2014 से। फिर धीरे धीरे उसके बारे में पता लगा, तो फिर मैंने उसको पहले मनाया कि तुम्हारी जो कहानी है कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ पे लिखा जाए, कुछ लिखा जाए। मगर वो बहुत रिजिड थी, इस बात पे अड़ी हुई थी कि सब उतना ही लिखो जितना सिर्फ एवरेस्ट पे चढ़ने उतरने की कहानी है। तो हमने कहा नहीं, उसके चढ़ने उतरने की कहानी तुम्हें तो बहुत किताबें हैं, बड़ी कहानी है कि तुम गाँव से निकल के एवरेस्ट की दहलीज तक कैसे पहुँची, वो बड़ी कहानी है। तो क्यों ना दोनों को जोड़ के लिखा जाए। तो हमने फिर उसके साथ उसको मनाया, वो राजी हुई। फिर हमने उसके साथ कई सीटिंग की, उसके बहुत सारे किस्से सुने, इस मोबाइल पे रिकॉर्ड किए, और फिर उसको उठ के लिखा। फर्स्ट पर्सन में किताब लिखी गई उपन्यास के तौर पे, और फिर उसको पढ़वाया, उसको कुछ चीज़ों पर आपत्तियाँ थी उसको हटाया, और फिर जाके किताब बनी। और इस पूरे सब में तकरीबन 2 साल लगे। कहाँ किन प्लेटफॉर्म्स पे ये बुक लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी? हाँ, ये बुक फिलहाल तो अमेजन पे मिल रही है, तो अमेजन से आप सब लोग जरूर खरीद सकते हैं। द एवरेस्ट गर्ल नाम है, 350 रुपये की किताब है, और उस पर बहुत सारा डिस्काउंट भी है। और एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ के आप बहुत भावुक होंगे, और आप बहुत चौंकेंगे कि एवरेस्ट चढ़ना कितना कठिन काम होता है, और जब कोई लड़की चढ़ती है तो कितनी मुश्किल से चढ़ पाती है।
हमारे साथ रिटायर्ड वाइस एडमिरल बिमल वर्मा जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस भोपाल आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या योगदान है। सर, ये जो इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा है भोपाल में, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या आपकी प्रमुखता रही? तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत बड़ा उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है और जो भोपाल लिट फेस्ट है, धीरे धीरे उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ना कि भारत में बल्कि मैं देख रहा था कि कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं। सो इट हैज़ ग्रोन ईयर ऑन ईयर। आज जिस सेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था वो था अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का डेवलपमेंट। मैं वहाँ पे सेना का प्रमुख रहा था 4 साल। आई वॉज द CNC अंडमान एंड निकोबार कमांड, और उसके पहले भी मेरे को मौका मिला तो मैं करीब 6 साल वहाँ रहा था। तो जो सबसे बड़ी समस्या आती थी, मेरे जो को पैनलिस्ट थे वो कंजर्वेशन के बारे में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने ज़िंदगी अपनी न्यौछावर की है। तो उनका जो मानना था वो कंजर्वेशन मतलब डेवलपमेंट को वो क्वेश्चन करना था उनका, और मेरा अपना जो तजुर्बा रहा है उसके हिसाब से जो अभी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से अपना सरकार फोकस किए हैं आइलैंड्स की डेवलपमेंट पे, तो मैंने उसके बारे में नरेशन दिया क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। और मैं सहमति करता हूँ, वहाँ मैं तो सेना से रहा, तो जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बनाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे जैसे चाइना इंडियन ओशन में आगे बढ़ता जाता है तो हमारा जो पोस्चर है वहाँ वो बेहतर होना चाहिए। तो हम दो पॉइंट ऑफ व्यू थे हम लोगों के। एक तरफ एनवायरनमेंट जो बिल्कुल कंजर्वेशन के लिए जो उनका सिंगल थीम था, और मेरा जो मैं उनकी बात से भी सहमति रखता हूँ, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसको भी हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे साथ नंदिनी सेन गुप्ता जी है, जिनकी किताब द फॉरगॉटन लाइफ ऑफ अ वॉरियर क्वीन रानी दुर्गावती, उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से आज बताया और पूरा अंदर कार्यक्रम भी हुआ। मैम, इस बुक में क्या महिला के संघर्ष के बारे में या रानी दुर्गावती को किस तरीके से बुक में परिभाषित किया? तो रानी दुर्गावती जो थे वो बड़े ही इंस्पायरिंग एक कैरेक्टर है हमारे इतिहास से, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने उनको भुला दिया। उनका जो लाइफ स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग है। वो अपने हिसाब से जिसको हम नारीवाद कहते हैं, जिसको हम फेमिनिज्म कहते हैं, अपने हिसाब से उन्होंने वही किया। उनका इंटरकास्ट मैरिज, उनका लव स्टोरी, उनका मातृत्व, और फिर उनकी जो हस्बैंड थी उसका देहांत होने के बाद उन्होंने अपने जो किंगडम है उसका बहुत अच्छी तरह से एडमिनिस्टर किया, और जो इतने सारे जो संघर्ष उनको करना पड़ा, उसमें जो ये बात जो आती है कि आज से 500 साल पहले 2024 इज़ हर 500th बर्थ एनिवर्सरी। तो आज से 500 साल पहले जो उन्होंने दिखाया, जो उनका जो चरित्र की दृढ़ता, उनका जो स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं, वो आज भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। जब महिलाओं की बात करते हैं, अभी जो टाइम है, जो मॉडर्न विमेन है, और पहले की थोड़े से अगर हम आज से थोड़ा समय एंशियंट टाइम्स में जाकर के देखें, कैसे देखती हैं इस गैप को? विमेन किस तरीके से आगे बढ़ी हैं, या और क्या चैलेंजेस देखती हैं आप एज अ विमेन, आपको लगता है कि विमेन की लाइफ में? देखिए, एक चीज़ तो मैं बताऊंगी कि हम लोग बड़े कहते हैं कि जी हमारे देश में तो पेट्रियार्की थी, बट ये बात भी देखना पड़ेगा कि अगर पेट्रियार्की इतना ही कायम होती, इतना ही उनका स्ट्रेंथ होता, तो इतने सारे जो क्वींस हैं जो इतने अच्छी तरह से उन्होंने राज किया, वो हो ही नहीं सकता। तो हालांकि हाँ होगी, डेफिनेटली चैलेंजेस तब भी थे, अब भी है, पर ये भी बात बोलना पड़ेगा कि हमारे जो सोसाइटी है और था, उनमें उतना जो अपॉर्चुनिटी था कि महिलाओं का राज करने का, वो थी,
और इसी वजह से हम देखते हैं कि इतने सारे जो क्वींस जो है हमारे इतिहास में उन्होंने इतने अच्छी तरह से राज किया और अपना जो इम्प्रिंट जो कहते हैं इम्प्रिंट ऑन हिस्ट्री, दे लेफ्ट एन इम्प्रिंट ऑन हिस्ट्री।